जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ। तो पदार्थ का यह हमारा चौथा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला पॉइंट है बर्जीलियस की परिकल्पना या तत्वों के प्रतीक पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षर से किया जा सकता है? ऑप्शन ए डाल्टन ने, ऑप्शन बी बर्जीलियस ने, ऑप्शन सी डेमोक्रिट्स ने, ऑप्शन डी लेवोजियर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेवोजियर ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2 से 3 बार यानी कि 3 से 4 बार यही क्वेश्चन 2-3 बार चेंज करके पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सन 1811 ईस्वी में बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण एवं संकेत सूत्रों की पद्धति प्रचलित की थी। 1812 ईस्वी में इन्होंने विद्युत रासायनिक सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार प्रत्येक लवण यौगिक के दो भाग होते हैं, एक ऋणात्मक तो दूसरा धनात्मक, और एक अम्लीय तो दूसरा क्षारीय। बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्धारण तत्वों के नाम के आगे एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे तांबा की बात करें तो तांबा का क्या हो जाएगा? Cu हो जाएगा, कार्बन का C हो जाएगा, कैल्शियम का Ca हो जाएगा, क्लोरीन का Cl हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक के आगे केवल एक अक्षर होता है? तो कार्बन सिर्फ एक अक्षर से सिंबल से मतलब ये प्रदर्शित किया जा सकता है, बाकी सब में दो दो अक्षर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक प्रतीकों का पहला अक्षर हमेशा लिखा जाता है तिरछे अक्षर में, छोटे अक्षर में, मोटे अक्षर में, बड़े अक्षर में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े अक्षर में हमेशा लिखा जाता है। तो ये तीन क्वेश्चन हमने लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया था, तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। तो वही क्वेश्चन रिपीट करने की आवश्यकता नहीं थी। ये 3 क्वेश्चनों में आप इसके क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, धातु अधातु तथा उपधातु पर आधारित प्रश्न। डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? ऑप्शन ए धातुओं की, ऑप्शन बी अर्ध धातुओं की, ऑप्शन सी धातुओं की, ऑप्शन डी उपधातुओं की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातुओं की। ये टॉपिक लिखना नहीं चाहिए, कैसे? क्योंकि आपको ऑप्शन का आंसर पता चल जाता है। अगली बार से टॉपिक नहीं लिखेंगे, बाकी सब टाइप वाइज ही रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा और एक फुल चैप्टर रहेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातुओं की विद्युत प्रकृति जो होती है विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातु समानता, भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जो अधातु होते हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा धातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी आदि। ये सभी क्या हैं? उपधातुएं हैं। पांचवा प्रश्न, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी सरंध्रता, ऑप्शन सी तन्यता, ऑप्शन डी आघातवर्धनीयता। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न की सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तन्यता। धातु का ऐसा गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है
उससे धातु के गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे सोना, सोना का सिंबल याद रखना है Au। सोना में सबसे ज़्यादा अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब इसे सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि सोना को कितना, 1 ग्राम सोना को खींचकर कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। छठवां प्रश्न, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए वक्र, ऑप्शन बी सीधी रेखा, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी वृत्ताकार। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वक्र। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसे परमाणविक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ एक वक्राकार होता है। नेक्स्ट, धातुओं के किस गुण के कारण उसे पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है? ऑप्शन ए आघातवर्धनीयता, ऑप्शन बी चालकता, ऑप्शन सी तन्यता, ऑप्शन डी प्रतिध्वन्यात्मकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आघातवर्धनीयता। धातुओं का ऐसा गुण जिसके कारण उसे पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है वो होता है आघातवर्धनीयता। और खींचकर लंबे तार बनाने को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, मतलब उसके गुण को तन्यता कहते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धनीयता कहते हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, सोना आदि। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? मतलब पतली तार के रूप में ढलने की जो विशेषता होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन बी ए अभिक्रियाशीलता, ऑप्शन बी विलेयता, ऑप्शन सी तन्यता, ऑप्शन डी आघातवर्धनीयता। तो विशेषता यानी कि गुण की बात हो रही तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तन्यता। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचिए, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, मतलब सबसे ज़्यादा तन्यता किसकी होती है? सोने की होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? ऑप्शन ए वे तन्यता और आघातवर्धनीय होते हैं, ऑप्शन बी वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, ऑप्शन सी इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, ऑप्शन डी वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें गलत पूछा है। तो धातुएं जो होती हैं विद्युत के वो क्या होती है? धनात्मक होती है, विद्युत के सुचालक होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि गलत पूछा था। धातु में सदैव विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। 10वां प्रश्न, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। ऑप्शन ए अन्य धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में, ऑप्शन बी मुक्त स्थिति में, ऑप्शन सी गैर धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में, ऑप्शन डी कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुक्त स्थिति में। जो धातु होते हैं वे मुक्त स्थिति में वास्तविक स्थिति में विद्यमान होते हैं। जैसे कोई भी धातु वास्तविक अवस्था में तभी तक रहेगी जब तक कि वह मुक्त रूप से विद्यमान हो। जैसे 24 कैरेट का सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और दूसरा, शुद्ध एल्यूमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक संयोजन नहीं करता, अतः वास्तविक स्थिति में वह मुक्त अवस्था में होता है। क्या? शुद्ध एल्यूमिनियम। याद रखना है। 11वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्या अधातु का भौतिक गुण नहीं? ऑप्शन ए केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ऑप्शन बी ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ऑप्शन बी सी गलनांक तथा क्वथनांक होता है, निम्न गलनांक तथा क्वथनांक होता है, ऑप्शन डी आघातवर्धनीयता न होना और तन्यता। तो 11वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल ठोस अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी निष्क्रिय तत्व, ऑप्शन सी अधातु, ऑप्शन डी उपधातु। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधातु। जो अधातु होता है वो ठोस, द्रव और गैस यानी कि तीनों रूप में पाया जाता है। अधातुओं से भिन्न तत्व धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या 27 है और गैसें 11 हैं और 15 ठोस व 1 द्रव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली होती है? तो हमने पढ़ा था सबसे अधिक लचीली क्या होती है? सोना होती है, लेकिन यहाँ पे सोना ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे नंबर पे चांदी हो जाएगा। एजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इनका क्रम देखें, लचीली धातुओं का क्रम किस प्रकार है? सबसे ज़्यादा लचीली सोना होती है, दूसरे नंबर पे चांदी, फिर एल्युमिनियम, फिर कॉपर, फिर टिन, फिर सीसा, फिर जिंक, फिर लोहा। ये सिंबल याद रखने, कभी कभी इनके नाम नहीं देता, केवल सिंबल दे देता है। तो सोना को एयू से, चांदी को एजी से, एल्युमिनियम को एल से, कॉपर को टिन सीयू से, टिन को एसएन से, सीसा को पीवी से, इसे लेड भी कहते हैं, जिंक यानी कि जस्ता को जेडीएन से, और एफई यानी कि आयरन या लोहा को एफई से। तो इस प्रकार से इसका क्रम है। आपको क्रम भी लगाने को एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य तापमान में द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी गैलियम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैलियम। गैलियम क्या है? सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है। यह सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट, एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। एकमात्र अधातु कौन है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी बोरान, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कार्बन को, ऑप्शन बी तांबा को, ऑप्शन सी आयोडीन को, ऑप्शन डी जर्मेनियम को। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का बेहतरीन जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम को उपधातु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उपधातु का गुणधर्म है? ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन बी तान्य, ऑप्शन सी आघातवर्धनीय, ऑप्शन डी ध्वन्यात्मक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक। उपधातु में धातुओं और अधातु दोनों के गुण होते हैं। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले डैश आबंधित होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन उसमें आबंधित होते हैं। बहुत सारे ढीले इलेक्ट्रॉन आबंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फाइड, ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोरेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, एंथ्रासीन ही एकमात्र ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वह ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं।
निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? ऑप्शन ए पृथक्कारी, ऑप्शन बी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन सी आसवन, ऑप्शन डी निस्यंदन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी निस्यंदन। दोस्तों हमने कोई क्वेश्चन सरल या कठिन देखकर नहीं लिए हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे हमने ले लिए हैं, बस उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं किए हैं बस, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कई बार पूछे गए थे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां प्रश्न, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विपरीत परासरण, ऑप्शन सी साइटोलिसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 21वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विपरीत परासरण। विपरीत परासरण क्या होता है? विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है जब बाह्य आरोपित दाब कार्यरत परासरण दाब से उच्च होता है, तो प्रसारण विपरीत परासरण कहलाता है। प्रसारण क्या कहलाता है? विपरीत परासरण कहलाता है। नेक्स्ट, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी ओजोनीकरण, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत अपघटन, यानी कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक में से है एक। ऑप्शन ए निस्पंदन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी आसवन, ऑप्शन डी संघनन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसवन। नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ऑप्शन 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी सतह क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नमी। नमी क्या करता है? वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। नमी वाष्पीकरण की दर को कम करती है। हवा में मौजूद पानी की वस्तु की मात्रा को नमी कहते हैं। नेक्स्ट, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण कहते हैं अगर तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण हो रहा हो तो। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। जैसे पानी से वाष्प का निकलना। गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरण को संघनन कहते हैं। जैसे वाष्प से जल का निर्माण या बादलों से वर्षा होना संघनन कहलाता है। नेक्स्ट, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमीकरण, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी उत्सादन, ऑप्शन डी संलयन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमीकरण। द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहा जाता है। द्रव का ठोस में परिवर्तन हिमीकरण कहलाता है तथा जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। किसी पदार्थ का हिमांक व गलनांक प्रायः बराबर होता है। नेक्स्ट है विलयन पर आधारित। ऑप्शन 27वां क्वेश्चन, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन सी मेंडल ब्राउन ने, ऑप्शन डी जॉन ब्राउन ने। तो 27 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति की खोज की थी। कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। इस गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? कोलाइड, निलंबन, विखंडन, विलयन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसे विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट, विलयन और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। विलयन और विलायक का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निलंबन, ऑप्शन बी विलयन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 29वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलयन कहलाता है। 30वां प्रश्न न्यूमेरिकल है। 150 ग्राम पानी में
50 ग्राम चीनी का घोल बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण क्या होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ में। तो आइए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो विलायक क्या है, विलायक यहाँ पे पानी है। विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है 150 ग्राम। ये क्या है, पानी का द्रव्यमान, या ये कहें कि विलायक का द्रव्यमान है। और दूसरा दिया है विलेय यानी कि चीनी का द्रव्यमान कितना 50 ग्राम। तो ये किसका हो गया, पानी का, ये हमारा क्या हो गया, चीनी का। तो ये याद रखना है। अब कुल द्रव्यमान की बात करें तो 150 में 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा विलयन का कुल द्रव्यमान। ये अपने कॉपी में आप नोट करते चलिए। यहाँ पे थोड़ा सा समझाने अब क्वेश्चन का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे समझिए। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना निकल के आया 200, और विलेय का द्रव्यमान मतलब जो मिल रहा है उसमें विलेय क्या है, इसमें चीनी है। तो चीनी कितना है 50, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा 100 दूनी 200, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25। तो 25 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे विलायक पानी है, पानी का द्रव्यमान 150 ग्राम दिया हुआ है, और विलेय चीनी है, विलेय चीनी का द्रव्यमान 50 ग्राम दिया हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुल द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200, और विलेय का द्रव्यमान कितना है 50, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, बस 100 दूनी 200, 2 से 25 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है सेम टू सेम। एक विलयन में पानी की 320 मात्रा ग्राम में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी है। तो यहाँ पे विलेय जल क्या है, विलायक है। तो ये इसका हमने एक ये स्क्रीनशॉट भी रखा है, यानी कि फ़ोटो क्लिक किए हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे क्या फार्मूला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे समझ में कम आ रहा था। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे विश्वास करके फोकस करना है स्टडी पे। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है जल यानी कि विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम, लवण यानी विलेय का द्रव्यमान 36 ग्राम, विलयन का कुल द्रव्यमान दोनों को ऐड कर देंगे 356 ग्राम। 356 ग्राम नीचे लिखेंगे, और जो विलेय हो रहा है विलेय का द्रव्यमान कितना है 36, नमक जो है विलायक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3600 बटे 356, यहाँ पे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 10.11%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन क्या है आपके न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपरूपता और अणु द्रव्यमान या भार पर आधारित। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी फुलेरिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो 32वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट, हीरा तथा फुलरीन कार्बन के अपर रूप हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य तापमान और दाब पर एक रंगहीन और अज्वलनशील तथा ग्रीन हाउस गैस है। यह कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। नेक्स्ट, फुलरीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 32। तो फुलरीन की बात करें तो इसमें कार्बन परमाणु लगभग कितने होते हैं 60 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है, फिर से न्यूमेरिकल आ गया। तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है ये आपको निकालना है। पहली बात तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है। और सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23 होता है। और
O का यानी कि ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और C का यानी कि कार्बन का कितना होता है परमाणु भार 12 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 दूनी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 46 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 तिया 48। बस आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसको निकाला। पहली बात इसका फार्मूला लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 लिखेंगे। सोडियम का हमने एक बताया कि परमाणु भार कितना होता है 23 होता है, तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, तो 46 लिखेंगे प्लस कार्बन कितना होता है 12 होता है तो कार्बन का लिखेंगे 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 तो 16 तिया 48। बस आप इसमें इन तीनों पॉइंट्स को आप ऐड कर देंगे तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 106 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। इन सब क्वेश्चनों के लिए आपको फार्मूला आना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। अमोनिया पूछा है, अमोनिया का कितना होता है यानी H3 होता है, ये फार्मूला होता है। इसमें इसने दे रखा है नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का 1, तो नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 और 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, तो 14 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 17 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। ओजोन का फार्मूला कितना होता है O3 होता है, और ओजोन यानी कि ऑक्सीजन अभी हमने बताया था कितना होता है 16 होता है, तो 16 गुणे 3 कर देंगे 48 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने ले रखे हैं आपके समझने के लिए। नेक्स्ट, रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई थी। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की, ऑप्शन सी परमाणु नाभिक की, ऑप्शन डी प्रोटॉन की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप परमाणु नाभिक यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी परमाणु नाभिक, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपके ऊपर छोड़ते हैं क्योंकि ये लास्ट प्रश्न है और पूरा का पूरा चैप्टर हमने इसको समाप्त कर लिया है न्यूमेरिकल सहित, और ये आखिरी क्वेश्चन आपको लिए छोड़ते हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो और यहीं पे ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, पदार्थ चैप्टर, जिसको हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा, सभी के सभी प्री IQ और थ्योरी सहित हमने पढ़ा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।